Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our series for Class 12 Indian Economic Development Chapter Wise Previous Year Question Paper Series. So, now why this series is important? क्योंकि सीबीएसई के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जो वो हर साल रिपीट करता है. कभी एमसीक्यू, कभी डिस्क्रिप्टिव, कभी केस बेस्ड, पर कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते ही हैं. तो अगर आपने पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को डिटेल से कवर किया है तो easily you can score 70 out of 80 marks. But the problem is इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पिछले 5 साल के पेपर्स अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले तक सीबीएसई क्लास 12 में पेपर माइक्रो और मैक्रो से बनता था, और लेकिन कुछ साल पहले ये पैटर्न चेंज हो गया और अब पेपर बनता है मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हमारे पास पिछले 3 साल के सिस्टमैटिक पेपर्स अवेलेबल हैं. तो पिछले 3 साल में सीबीएसई ने अलग अलग सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं चैप्टर वाइज, उसे हम डिटेल से कवर करेंगे इस सीरीज में. तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 6, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. ओके, इस स्लाइड में जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं तो ये वो टॉपिक्स हैं जिससे सीबीएसई ने आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया है. तो पहला है साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया. वर्कफोर्स का मतलब होता है कि एक्चुअली कितने पीपल हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं. तो एग्जैक्टली हमारी कंट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने उसमें से मेल है, कितने फीमेल है, कितने रूरल एरियाज में है, कितने अर्बन एरियाज में है, ये सारे पर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है. फिर है व्हाई रूरल वर्कफोर्स इज मोर देन अर्बन वर्कफोर्स. ऐसा क्यों है कि गांव के लोग ज्यादा काम करते हैं अर्बन एरिया से, या फिर ऐसा क्यों है कि मेल ज्यादा काम करते हैं फीमेल से. हालांकि थोड़े से ऑब्वियस टॉपिक है, क्योंकि मेल पे मेल्स कम्युनिटी में जो एजुकेशन लेवल होता है वो ज्यादा होता है देन द फीमेल्स. सेकेंड रीजन, मेल काम करेगा या नहीं करेगा ये उसकी मर्जी होती है, लेकिन फीमेल के केस में फैमिली का डिसीजन मैटर करता है. अगर फैमिली अलाउ करेगी तो काम करेगी, फैमिली अलाउ नहीं कर रही है तो काम नहीं कर सकती, जिसकी वजह से फीमेल्स का जो वर्क फोर्स है या फिर फीमेल्स एम्प्लॉयज काफी कम होती है. सेम आपके अर्बन एरियाज में लोग कम है रूरल के कंपैरिजन में, क्योंकि रूरल में क्या है, एग्रीकल्चर. तो एक ही खेत में काफी सारे लोग, मतलब पूरी फैमिली ही उस खेत में काम कर रही होती है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो जाते हैं. भले ही फिर वहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए कि जरूरत से ज्यादा ही लोग हो चुके हैं, तो वाकई में उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वहां पे एटलीस्ट वर्कफोर्स तो ज्यादा होती है. देन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन. रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब होता है एग्जैक्टली कितने परसेंटेज पॉपुलेशन हमारी कंट्री में काम कर रही है. देन अंडर एस्टिमेशन ऑफ विमेन वर्कफोर्स. ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की विमेन काम नहीं करती, बट प्रॉब्लम ये है कि उनके काम को काम माना नहीं जाता. तो इसकी वजह से विमेन वर्कफोर्स काफी कम है, क्योंकि मोस्टली हमारी कंट्री में जो विमेन है वो हाउसवाइफ्स है, और हाउसवाइफ की जॉब मतलब 24/7 काम, लेकिन इसके बावजूद हम उसको एज अ वर्कर नहीं गिनते हैं. सिमिलरली अगर आपकी फैमिली बिजनेस है और फैमिली बिजनेस में अगर कोई मेल मेंबर काम कर रहा है विदाउट एनी सैलरी, तो हम उसे वर्कर मानेंगे. लेकिन वही कोई फीमेल मेंबर काम कर रही है विदाउट एनी सैलरी इन द फैमिली बिजनेस, तो उसे हम वर्कर नहीं मानते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि विमेन काम तो करती है पर उससे ऐसा वर्कर गिना नहीं जाता है. फिर आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. पूरी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी. तो तीनों सेक्टर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कौन से सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन है, इससे भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया. देन कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट के काफी सारे कारण होते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, या फिर हमारे यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर एक सीजनल बिजनेस है, एक्सेट्रा. लेकिन इससे भी कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है. तो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट, और कोई बेसिक टर्म्स है इसमें जो कि वर्कर है. तो बेसिक टर्म क्या है, वर्कर. और वर्कर का मतलब क्या होता है, एनीवन हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी. तो कोई भी इंसान अगर किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर प्रोडक्शन के रिलेटेड एक्टिविटी में इंगेज होता है तो उसे हम कहते हैं वर्कर. नाउ वर्कर अगेन 2 तरह के होते हैं. पहला होता है सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरा होता है हायर्ड वर्कर. सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो सारे वर्कर्स जो कि अपने खुद के बिजनेस में ही इंगेज हैं और उसके बदले उन्हें प्रॉफिट मिलता है. जबकि हायर्ड वर्कर्स वो होते हैं जो किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं और उनके बदले उनको मिलता है या तो वेजेस या तो सैलरीज. वेजेस दिन के बेसिस पर होता है, अनस्किल्ड वर्कर्स को मिलता है, और सैलरी मंथली बेसिस पर होती है जो कि स्किल्ड पर्सन को मिलती है. ओके, अगर हम हायर्ड वर्कर्स का अगेन सब क्लासिफिकेशन करें तो हायर्ड वर्कर्स अगेन 2 तरह के होते हैं. पहला कैजुअल वर्कर्स और दूसरा रेगुलर वर्कर्स.
कैजुअल वर्कर्स वो होते हैं जो कि यूजुअली अनस्किल्ड होते हैं। इनके पास इनको हमेशा डेली वेजेस मिलते हैं। डेली वेजेस मतलब हर दिन ही आएंगे, काम करेंगे और हर दिन का इनको वेजेस मिल जाएंगे। इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, मतलब आज तो इनको काम मिल चुका है पर कल इन्हें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। देन इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। दैट मीन्स जब ये पर्सन रिटायर हो जाएगा तो उसे कोई रिटायरमेंट की पेंशन नहीं मिलेगी, कोई एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इनके लिए नहीं बनाया जाता है, तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। जबकि रेगुलर वर्कर्स वो होते हैं जो यूजुअली स्किल्ड होते हैं, इनको महीने की सैलरीज मिलती है, इनके पास जॉब सिक्योरिटी है, पेरोल मतलब महीने की सैलरी मिलती है, परमानेंट जॉब मतलब इनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, और जब ये रिटायर होंगे तो इनको कुछ पेंशन भी मिलेगी या फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वगैरह भी इनका बनता है, तो इनके पास सोशल सिक्योरिटी होती है। तो वर्कर मतलब जो कहीं भी किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, वो वर्कर। दो तरह के होते हैं, पहला सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरा हायर्ड। हायर्ड अगेन दो तरह के होते हैं, कैजुअली और रेगुलर। देन एक टर्म आता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में वो सारे लोग होते हैं जो कि या तो काम कर रहे हैं एक्चुअली, या फिर दे आर विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग द वर्क। तो जो या तो एक्चुअल काम कर रहे हो या वो लोग जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम मिल नहीं रहा, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं दीज आर अवर लेबर फोर्स। तो ये जो बड़ा डिपार्टमेंट है, बड़ी कैटेगरी है, हम कहते हैं लेबर फोर्स। इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो कि एक्चुअली काम कर रहे होते हैं। तो वो लोग जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, वर्क फोर्स। और उन्हें हटा दिया जाए तो ये जो बड़ा पोर्शन बचता है, जो काम नहीं कर रहे पर काम करना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड। तो वर्कफोर्स मतलब वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड मतलब वो लोग जो काम ढूंढ तो रहे हैं पर उन्हें काम मिल नहीं पा रहा है, और दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है लेबर फोर्स। नाउ लेबर फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का मतलब यह होता है कि गिवन वेजेस पे आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। कितनी मेहनत का मतलब होता है कितने आवर्स या फिर कितने दिन आप काम करने के लिए रेडी हो विद द गिवन वेजेस, इसे हम कहते हैं लेबर सप्लाई। ओके, तो लेबर सप्लाई हम या तो घंटों में नापते हैं या तो दिनों में। बट लेबर फोर्स में आते हैं वो सारे वर्कर्स जो कि काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। जो एक्चुअल में काम करते हैं सिर्फ उन्हें कहते हैं वर्क फोर्स। जो सिर्फ काम करना चाहते हैं पर मिल नहीं पा रहे हैं उन्हें कहते हैं अनएम्प्लॉयड। फिर आता है कि ऐसा क्यों है कि रूरल की फीमेल ज्यादा काम करती है देन द अर्बन फीमेल्स। तो गांव की फीमेल ज्यादा काम करते हैं। डेटा क्या है, गांव में जितनी फीमेल्स है अप्रोक्सीमेटली उनकी 1/4 मतलब 25% फीमेल्स काम करती है। जबकि अर्बन एरियाज में जितनी फीमेल्स है उसकी सिर्फ 1/5 मतलब सिर्फ 20% फीमेल्स काम करती है। दैट मीन्स गांव की फीमेल्स ज्यादा काम करती है देन द अर्बन फीमेल्स। रीजन क्या है, क्योंकि गांव में पॉवर्टी है ना। पॉवर्टी से प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास अब ऑप्शन नहीं है, उन्हें काम करना ही पड़ेगा, तो उनका मन नहीं भी हो तो भी घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। अर्बन एरियाज में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, तो अगर वो चाहे तो काम कर सकते हैं, वरना कोई प्रेशर नहीं है, कोई पॉवर्टी यहाँ पे उतनी नहीं होती है। हालांकि ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पॉवर्टी नहीं है, कंपेरेटिवली वहां पे गरीबी ज्यादा है तो वो ज्यादा मजबूर है। हमारे यहाँ पे थोड़ी कंडीशंस बेटर होती है, तो काम करना है कि नहीं करना ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। फिर आता है लो पेमेंट। इससे पहले कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट वर्सेस एजुकेशन। अर्बन एरियाज में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, तो जब तक आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपके पास एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर नहीं होता है। जबकि गांव में एम्प्लॉयमेंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है देन द एजुकेशन। तो पढ़ाई छोड़कर भी अगर आपको काम मिल रहा हो तो वहां पे वो ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो उनके यहाँ पे एजुकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो कई बार वो अपने स्कूल्स को बीच में छोड़कर भी काम ज्वाइन करते हैं। फिर आता है लो पेमेंट। गांव के एरियाज में अगर फीमेल्स को पेमेंट कम भी दी जा रही हो तो भी वो काम करने के लिए रेडी हो जाती है। जबकि अर्बन एरियाज में ऐसा केस नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मेरे यहाँ काम करना होगा और मैं आपको महीने का 4,000 दूंगी, तो आप में भी काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि लो पेमेंट पर आप रेडी नहीं होंगे। अगर अच्छी सैलरी मिल रही है तो यू आर विलिंग टू वर्क, बट सैलरी कम मिल रही है तो यू विल नॉट बी विलिंग टू वर्क। बट गाँव में वेजेस कितने भी मिले दे आर विलिंग टू वर्क। फिर आता है पेमेंट इन क्रॉप्स। समटाइम्स गांव की रूरल फीमेल्स को जो पेमेंट की जाती है वो अमाउंट रुपीस या मनी में नहीं होता, वो काइंड्स में होता है। काइंड्स मतलब चीजें देकर उनको पेमेंट की जाती है एंड दे आर एग्री टू दैट। पर अर्बन एरियाज में ये केस नहीं होता। हमारे यहाँ पे सिर्फ मनी की इंपॉर्टेंस है। अगर आप किसी और चीज से पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको वर्कर नहीं मिलेगा, जबकि रूरल एरियाज में ये चलता है। तो इन रीजन की वजह से गांव की फीमेल ज्यादा काम करती है देन द अर्बन फीमेल। फिर आता है नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय रीजन। रीजन का मतलब होता है अर्बन एरियाज में कैसे वर्कर्स है और रूरल एरियाज में कैसे वर्कर्स है। अभी हमने देखा कि वर्कर्स कितने तरह के होते हैं, मेनली दो,
पहला सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरा हायर्ड। हायर्ड अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स। अगर हम अभी सिर्फ रूरल एरियाज पे फोकस करें तो रूरल एरियाज में मैक्सिमम क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड चाहिए। डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो रूरल एरियाज में मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ एंगेज है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर वहां पे डोमिनेट करता है। तो पे मेन बिजनेस ही क्या है, एग्रीकल्चर। तो लोग अपने खेतों पे काम करते हैं, दैट मींस वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहे, अपने लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन एग्रीकल्चर क्या होता है, एक सीजनल बिजनेस है। इसका मतलब साल के कुछ महीने ऐसे होंगे जहां पे आपके पास कोई काम नहीं होगा। तो उस महीनों में जो रूरल पॉपुलेशन है वो काम करती है एज अ कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स मतलब अनस्किल्ड वर्कर की तरह किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे एज अ लेबर वो काम करते हैं। और बहुत ही कम पॉपुलेशन है वहां की जो कि रेगुलर जॉब्स में है या रेगुलर वर्कर्स है। रीजन क्या है, क्योंकि गांव में एक तो कंपनीज ही नहीं है बड़ी बड़ी जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट ले सको, और अगर थोड़ी बहुत कुछ फैक्ट्रीज हैं भी तो वहां पे एज अ रेगुलर वर्कर काम करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती है, जिसकी वजह से गांव में रेगुलर वर्कफोर्स काफी कम। तो पहले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फिर आता है कैजुअल वर्कर्स और सबसे लास्ट में आता है रेगुलर वर्कर्स। जबकि अर्बन एरियाज में ये जस्ट अपोजिट है। अर्बन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है रेगुलर एम्प्लॉयज की, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, पहला मोटिव ही क्या होता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हमें जॉब मिल जाए। तो हमें अपना काम नहीं करना, हमें किसी और के अंदर काम करना है, तो हमारे यहाँ पे रेगुलर वर्कफोर्स ज्यादा होंगे। इनकेस अगर किसी कंपनी में जॉब नहीं मिली, कहीं कोई बात नहीं बनी, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या होता है, खुद का बिजनेस कर लेंगे। तो कंपनी के इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जॉब नहीं मिल पा रही है, तो फिर क्या करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में हमें कैजुअल एम्प्लॉय बनना पड़ता है। तो यहाँ पे कैजुअल एम्प्लॉयज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती है। तो अर्बन एरियाज में मैक्सिमम क्या है, रेगुलर वर्कफोर्स, फर्स्ट नंबर। देन अगर किसी कंपनी में जॉब नहीं मिली तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेकेंड ऑप्शन, और वो भी नहीं हो पाया तो फिर आता है कैजुअल एज अ थर्ड ऑप्शन। लेकिन गांव में प्राइमरी फोकस क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वो अगर नहीं हुआ, कुछ महीने अगर काम नहीं है, तो फिर कैजुअल, और कैजुअल के बाद फिर रेगुलर आपका थर्ड और लास्ट ऑप्शन। ओके, so the question was asked, explain the reasons behind the less number of regular salaried employees in rural areas as compared to the urban areas. Now question अगर ऐसे बने कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज रूरल में कम क्यों है, अर्बन में ज्यादा क्यों है, या फिर ऐसे बने कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल में ज्यादा और अर्बन में कम क्यों है, तो भी आंसर सेम ही रहेगा। तो पहला रीजन है डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर। गांव के लोग मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, और ये क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, जिसकी वजह से उनके यहाँ पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड कम होते हैं। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर है, एग्रीकल्चर में है। फिर आता है लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। गांव में इतनी इंडस्ट्रीज है ही नहीं जहाँ पे वो लोग रेगुलरली एम्प्लॉयड हो सके, तो उनके पास इंडस्ट्रीज कंपनीज उतनी ओपन ही नहीं है। अगर कुछ कंपनीज है भी तो उसमें जॉब लेने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स और एजुकेशन होनी चाहिए थी वो गांव के लोगों में उतनी अवेलेबल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाते। देन डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। मैक्सिमम लोग तो वैसे भी एग्रीकल्चर करते हैं, और एग्रीकल्चर क्योंकि सीजनल है तो कुछ महीने वो फ्री हो जाते हैं, तो उन महीनों में वो प्रेफर करते हैं कि वो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट कर लें, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, फॉर्मल सेक्टर में वो एंटर नहीं होना चाहते। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से गांव में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, कम है देन द अर्बन एरियाज। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत फेवरेट टॉपिक है, ये तो कई बार पूछा गया है, जॉबलेस ग्रोथ। नाउ जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, नाउ इसको समझने के लिए पहले ये देखना है कि जीडीपी को आप दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कंट्री में अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना हो तो दो तरीके से पॉसिबल है, या तो थ्रू एम्प्लॉयमेंट, लेबर्स को हायर कर लो, या तो टेक्नोलॉजी से। जबकि जॉबलेस ग्रोथ वो सिचुएशन है जहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट आप बढ़ा सकते हो विद द एम्प्लॉयमेंट, विद द टेक्नोलॉजी। तो सिर्फ अगर आप मशीन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए जा रहे हो, उससे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है, तो इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। सिंपल भाषा में बोले तो अपनी कंपनी में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दो तरीके से पॉसिबल है, या तो आप मशीन लगवा दो जिसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड, या तो तीन चार लोगों को और हायर कर लो जिसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव मेथड। लेकिन अगर आपकी कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ ही जा रहा है सिर्फ टेक्नोलॉजी या फिर मशीन से, उससे कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। की ग्रोथ तो हो रही है पर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है। इसका मेन रीजन क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो हमारी कंट्री में जो ग्रोथ प्रोसेस है उसे हाईजैक कर लिया है मल्टीनेशनल कंपनीज ने, और ये कंपनीज हमेशा प्रेफर करती हैं प्रोडक्शन को बढ़ाना
थ्रू द टेक्नोलॉजी रेदर देन एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है इसका एविडेंस क्या है कि जीडीपी पहले टाइम पर जब हम आजाद हुए थे तब हमारे इस टाइम पर जीडीपी 3 से 6% से बढ़ती थी और आज हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 8% से बढ़ती है। दैट मीन्स हमारी जीडीपी तो ग्रो कर रही है अच्छी खासी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट जो पहले 1.5% था वो भी कमी था, लेकिन अब तो और गिर गया है, 1% हो गया है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 3 से 6% से लेकर अब 8% हो गया है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट डिक्रीज हुआ है, पहले 1.5% था, अब 1%। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां पे ज्यादातर लोग टेम्पररी या फिर डेली वेज वर्कर्स की तरह काम कर रहे हो, ना कि रेगुलर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रेफर नहीं करती और ना ही रेगुलर जॉब्स प्रेफर करती है, वो काम करती है एज अ डेली वेज अर्नर्स और कैजुअल वर्कर्स, तो उसे कहते हैं कैजुअलाइजेशन। नाउ एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई फैक्ट्री वर्कर्स को हायर कर रही है कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ महीनों के लिए, और उन्हें कोई परमानेंट जॉब नहीं दे रही, तो इससे क्या क्रिएट होता है, कैजुअल वर्कफोर्स, मतलब कैजुअलाइजेशन। नाउ हम बात करें कि कैजुअलाइजेशन होता ही क्यों है। क्योंकि मेनली रीजन है कि गांव में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये पता है कि वो भले दिख रहे हैं कि वो एम्प्लॉयड है, पर वो एम्प्लॉयड है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो गांव के जितने लोग हैं सब लोग कहाँ बिजी हैं, एग्रीकल्चर में। तो एक ही खेत पे पूरी फैमिली काम कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो गया वहां पे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जरूरत से ज्यादा जब किसी जगह पे लोग एंटर हो जाएं तो दिखता नहीं है, बट वो एक्चुअल में उतना प्रोडक्टिविटी आ नहीं रही है, तो वो लोग क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। तो वो चाहते हैं कि वो अब खेती छोड़ के किसी और काम में एंटर कर जाएं, पर प्रॉब्लम ये है कि वहां पर नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। तो गांव के एरियाज में एग्रीकल्चर के अलावा और कोई अपॉर्चुनिटीज उतनी अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, गांव छोड़ देते हैं और कहाँ जाते हैं, अर्बन एरियाज में। ना अर्बन एरियाज में वो आ तो गए हैं, लेकिन उनके पास ना स्किल्स है ना एजुकेशन है। तो क्या यहाँ पे कंपनीज उनको हायर करेगी एज अ रेगुलर वर्कर? नो। तो उन्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैजुअल वर्कर्स की तरह काम करना पड़ेगा। ऊपर से अगर वो यहाँ पे शहर में आ गए हैं, तो यहाँ के जो अर्बन पॉपुलेशन है उनके लिए भी कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो उनके लिए भी रेगुलर जॉब्स कम पड़ जाएंगी, तो उन्हें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, ऐसा कैजुअल वर्कर काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गांव के लोग, अर्बन पीपल, सारे लोग कैजुअल में जाएंगे, तो कैजुअलाइजेशन बढ़ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, इनफॉर्मलाइजेशन। नाउ इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जब हमारे कंट्री में इनफॉर्मल सेक्टर इंक्रीज हो रहा हो और फॉर्मल सेक्टर डिक्रीज हो रहा हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर? फॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस आती हैं और सारे पब्लिक सेक्टर आते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ वही सेक्टर आता है जिसने 10 या ज्यादा वर्कर्स को हायर किया हो। तो सारी सरकारी कंपनी, सारा सरकार का सेक्टर, और प्राइवेट में सिर्फ वो सेक्टर जो कि 10 वर्कर्स से ज्यादा लोगों को हायर करते हैं, वो उनको हम कहते हैं फॉर्मल। तो इनफॉर्मल में कौन बचते हैं, वो सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे 10 वर्कर्स से कम काम करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये हमारी कंट्री का क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। फिर हम बात करें कंपेयर करने, अगर दोनों में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, किसको नहीं मिलते हैं, तो मैक्सिमम सारे बेनिफिट्स किसको मिलते हैं, फॉर्मल को। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मतलब रिटायर होने के बाद किसको पेंशन मिलेगी, फॉर्मल को मिलती है, इनफॉर्मल को नहीं मिलती है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट थ्रू लेबर लॉज। लेबर लॉज का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कितने वेजेस देना जरूरी है, या इसके अलावा अगर आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलनी चाहिए, ये सारे लेबर लॉज होते हैं। प्रॉपर प्रॉपर सेफ्टी आपने इक्विपमेंट्स उनको दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो ये लेबर लॉज जो है वो फॉर्मल सेक्टर के लेबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के लेबर्स को प्रोटेक्ट नहीं करते। फिर आता है ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस का मतलब होता है कि ग्रुप बना देना। ना आप ये सोचो कि अगर फॉर्मल सेक्टर है, मतलब आपकी जॉब परमानेंट है, तो रोज अगर आप एक ही कंपनी में जा रहे हो तो वहां पे आपकी दोस्ती बनेगी, वहां पे आपका एक ग्रुप बन जाएगा, कलीग्स होंगे, तो वहां पे यूनियन बनाने में आसानी जाएगी। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल हो, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी किसी तीसरी कंपनी में ऐसे भटक रहे हो, तो आपको कभी एक जगह पे आप हो ही नहीं पाओगे, मतलब एक जगह पे आप रेगुलर अगर हो ही नहीं, तो आप आपका ग्रुप डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ट्रेड यूनियंस यहाँ पे नहीं होगी। फिर है जॉब सिक्योरिटी। फॉर्मल में जॉब सिक्योरिटी होती है, इनफॉर्मल में नहीं होती। मतलब इनफॉर्मल वालों को कोई गारंटी नहीं है कि अगर आज उनके पास काम है तो कल भी होगा ही, पॉसिबल है कल उनके पास कोई काम नहीं। फिर आता है अनसर्टेनिटी, मतलब रिस्क किसमें ज्यादा होगा, तो इनफॉर्मल में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि कभी भी निकाला जा सकता है। फॉर्मल में थोड़ा रिस्क होता है बट कम होता है।
फिर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल टेंड्स टू इंक्रीज। हमारी कंट्री में दो सेक्टर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जिसमें फॉर्मल सेक्टर बहुत कम लेवल पर है, छोटे लेवल पे ऑपरेट करता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करता है। इसका इवोल्यूशन मतलब स्टार्टिंग अगर हम देखें तो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में। 1951 में हमने 5 ईयर प्लान्स बनाना स्टार्ट किया था और उसमें हमारा जो मेन फोकस था वो था सोशलिस्ट पैटर्न पर। हम चाहते थे कि ग्रोथ प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए जिससे सोशल वेलफेयर हो। तो हमने पूरा पैटर्न कैसा बनाया हुआ था, सोशलिस्ट, ऐसा पैटर्न जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। तो हमने सोचा था कि जब हम सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे तो फॉर्मल सेक्टर बढ़ेगा और इनफॉर्मल खत्म हो जाएगा। पर वैसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। क्या हुआ कि फॉर्मल सेक्टर डिक्रीज होते जा रहा था, इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ते जा रहा था। तो हमने फाइनली फिर क्या किया, 1991 में हमने रिफॉर्म्स कर दिए। और रिफॉर्म्स में कौन से रिफॉर्म थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो 3 तरह के रिफॉर्म्स थे। लेकिन हमने क्या सोचा कि अगर चलो अब सोशलिस्ट पैटर्न तो हेल्प नहीं कर पाया तो ये कर देगा, लेकिन इसने तो कंडीशन और भी खराब कर दी। तो ये आने के बाद भी क्या फॉर्मल सेक्टर बढ़ा है? नहीं, उल्टा और कम हो गया। जितना कम हो रहा था पहले उससे ज्यादा तेजी से ये कम होता जा रहा है, क्योंकि अब हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो लेबर सप्लाई ज्यादा है, लेकिन उतनी फैक्ट्रीज नहीं है, तो डिमांड बहुत कम है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर होते हैं वो एम्प्लॉयज का गलत फायदा उठाते हैं। गलत फायदा इन द सेंस कि वो उनसे ज्यादा काम करवाएंगे, उन्हें परमानेंट जॉब नहीं देंगे, कभी भी उन्हें काम से निकाला जा सकता है। तो ये हमारी कंट्री में ज्यादा होता है। फिर हमारा डेटास की बात करें तो हमारी इतनी बड़ी कंट्री में सिर्फ 6% पॉपुलेशन फॉर्मल सेक्टर में डिपेंडेंट है। मतलब 94 आज भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है, अगर आप इसमें डेटा देखें मेल और फीमेल का, तो फॉर्मल सेक्टर में मेल 80% है, फीमेल 20% है, लेकिन इनफॉर्मल में मेल 70 है और फीमेल 30 है। तो अगर कंपेयर करें फीमेल्स को ही फीमेल से, तो फॉर्मल में थोड़ी फीमेल्स कम है, इनफॉर्मल में फीमेल्स कंपेरेटिवली ज्यादा है। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या बोला है कि गवर्नमेंट क्योंकि फॉर्मल सेक्टर को बढ़ा नहीं पा रहा है, इनफॉर्मल को हटा नहीं पा रहा है, तो इनफॉर्मल सेक्टर तो वैसे भी आपकी कंट्री में अब रहेगा ही। तो एक काम करो कि कम से कम उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे दो। ओके, तो अभी तक क्या चल रहा था कि फॉर्मल में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स थे, इनफॉर्मल में नहीं थे। तो हम चाह रहे थे कि इनफॉर्मल को हटा दें, है ना, इनफॉर्मल को कम करके फॉर्मल बढ़ा देंगे तो अपने आप सबको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी। पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि आप कितनी कोशिश कर लो, इनफॉर्मल सेक्टर खत्म नहीं होने वाला है। तो जब आप उसे खत्म नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इसमें भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को इंट्रोड्यूस कर दो। तो दोनों को अलग अलग ऑपरेट करेंगे पर दोनों को कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर आता है लास्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को कहते हैं वेयर पीपल आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग द वर्क। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट में वो लोग शामिल होते ही नहीं है जो काम करना ही नहीं चाहते। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से बेरोजगार हूँ, अगर आज कोई मल्टीनेशनल कंपनी मेरे पास जॉब लेकर भी आ जाए तो मैं काम करना ही नहीं चाहती, या फिर मैं काम करने के लायक नहीं, किसी कारण से मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, तो भी मुझे कोई बेरोजगार नहीं कह सकता। तो बेरोजगार सिर्फ वो लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, पर उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है वेयर पीपल आर विलिंग, मतलब काम करना वो चाहते हैं, काम करने के लायक भी हैं, पर उन्हें काम मिल नहीं रहा। नाउ मेनली आपको दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पढ़नी है। पहला है डिसगाइज्ड। अच्छा, ऐसी कोई कहते हैं ओपन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो लोग शामिल नहीं होंगे जो काम करना नहीं चाहते, सिर्फ वो लोग शामिल होंगे हु आर ओपन टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं पर काम नहीं मिल रहा। ओके, नाउ ये दो तरह की होती है, डिसगाइज्ड और सीजनल। डिसगाइज्ड का मतलब होता है जब किसी भी लैंड पर या किसी भी जगह पर नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा हो जाए देन द रिक्वायर्ड। तो हमें लोगों की इतनी जरूरत नहीं थी जितने लोग काम कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि ये 2 एकड़ जमीन है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 10 लोग सफिशियंट थे, 10 लोगों से काम हो जाता, पर 25 के 25 लोग इसी जमीन पे काम कर रहे हैं। तो दिख तो रहा है कि 25 लोगों के पास काम है, पर वो क्या एक्चुअल में इतना काम कर रहे होंगे? नहीं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी, उनकी इनकम बहुत कम होगी। दैट मीन्स दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। दिख नहीं रहा, हिडन है, बट वो अनएम्प्लॉयड है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ओके, इसका मतलब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर जीरो हो चुकी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अगर आप एक और लेबर को हायर कर भी दोगे अब, तो वो आपको कुछ ज्यादा आउटपुट दे नहीं पाएगा। तो यहाँ पर इस जमीन पे अगर 10 वर्कर्स काम करते तो भी इतना आउटपुट हो जाता। अब आपने 11, 12, 15, 16, 20 लोग लेबर्स को भी हायर कर दिया, तो एक्स्ट्रा वर्कर से प्रोडक्टिविटी कुछ बढ़ नहीं रही, क्योंकि जमीन की अपनी कैपेसिटी है,
वो उतना ही प्रोड्यूस करेगी। तो अब यहाँ पर कोई मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा वर्कर आ भी जाएगा तो उसका आउटपुट कितना होगा, 0। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल का मतलब होता है जहां पर आपको महीने के कुछ साल के कुछ महीने कुछ काम नहीं होता, उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको 12 महीने काम नहीं है, कुछ मंथ्स काम है और बाकी टाइम आप फ्री रहते हो, तो उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एग्रीकल्चर में होता है। एग्रीकल्चर में अगर साल में अगर एक क्रॉप उगा रहे हो तो फिर आप पूरे साल में लगभग 5 से 7 महीने बेरोजगार रहो। शुगर केन क्रशिंग का मतलब होता है ये शुगर केन को क्रश करना, उसका जूस निकालना। तो ये भी जूस निकालना या फिर उसे शुगर बनाना, तो ये भी सिर्फ गर्मियों के टाइम पर होता है, तो बाकी टाइम पे आप फ्री रहते हो। देन ब्रिक किल्न का मतलब क्या होता है, ब्रिक्स को शेप देते हैं, आपने रील्स में कई बार देखा होगा, ब्रिक्स को शेप देते हैं और फिर उसे धूप में सुखाने के लिए रखते हैं। तो ये भी गर्मियों में ही पॉसिबल है, ठंड में ये बिजनेस नहीं चलता है। तो ये सब क्या है, सीजनल, कुछ महीने आपके पास काम रहेगा, कुछ महीने नहीं रहेगा। देन लास्ट, गवर्नमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कुछ स्कीम्स। तो पहली स्कीम आप याद रखेंगे, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये कोरोना के 1 साल के बाद मतलब 2020 में आई थी। इसीलिए लाई थी क्योंकि कोरोना के टाइम पर काफी सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, तो उनको दोबारा से रोजगार देने के लिए स्कीम लाई गई थी। फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मंत्री मुद्रा योजना में हम क्या करते हैं, एमएसएमई सेक्टर को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके। फिर है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा 2005 में आया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या होता है, ये आपको हर साल 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो जो लोग भी बेरोजगार हैं, जिनको कहीं से काम नहीं मिल रहा, उन्हें सरकारी एक फॉर्म भरना होता है और सरकार उनको 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। इनकेस अगर सरकार भी उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, किसी कारण से उनके पास कोई काम नहीं है या एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है, तो भी वो लोगों के बैंक अकाउंट में सैलरी अमाउंट तो भेज ही दिया करेगी। तो या तो आपको रोजगार देगी, नहीं दे पा रही है तो भी आपको इनकम तो मिलेगी ही। ओके। इसके बाद कुछ साइड टॉपिक्स हैं जैसे मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया एक स्कीम थी जो कि कब आई थी, 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर को आई थी और इसमें 25 सेक्टर्स डिसाइड किए गए थे कि इन सेक्टर से कोई भी सामान हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये इंडिया में ही बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया किसी भी चीज के प्रोडक्शन में अगर कैपेबल है या फिर सफिशियंटली वो प्रोड्यूस कर सकती है, बट अभी भी वो सारा सामान बाहर से मंगवा रही है, तो उसके लिए हमने क्या स्कीम लाया, मेक इन इंडिया। मतलब अब जो चीज आप बाहर से मंगवा रहे थे वो सारे बंद करो और अपनी कंट्री में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट करो। फिर आता है सेकेंड स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ना स्टार्टअप इंडिया कब आया था, डेट भी बहुत अच्छी है, 15 अगस्त 2015 को अनाउंस किया गया था, 2016 से इसे लॉन्च किया गया था। तो अनाउंस प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया था 15 अगस्त 2015 में ही, पर इसे इम्प्लीमेंट कब से किया था, 2016 से। इसमें हमने ये बोला हुआ है कि स्टार्टअप सिर्फ हम उसे कहेंगे जिसको बने हुए 5 साल से कम टाइम पीरियड हुआ है। तो हर वो बिजनेस जो 5 साल से कम टाइम पीरियड मतलब जिसको ओपन हुए 5 साल से कम टाइम हुआ है और किसी भी साल में उनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 25 करोड़ से कम होना चाहिए। तो इन 5 सालों में किसी भी साल में उन्होंने 25 करोड़ से ज्यादा रुपए नहीं कमाए होने चाहिए, तो आप क्या हो जाओगे, स्टार्टअप। और अगर आप स्टार्टअप हो तो आपको टैक्स हॉलीडेज मिलेंगे। दैट मीन्स जो भी पैसा आप कमा रहे हो कुछ सालों तक आपको उसमें कोई टैक्स नहीं भरना, सारा का सारा पैसा आप रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको आईपीआर रजिस्ट्रेशन करवाना है, पेटेंट कॉपीराइट कुछ भी लेना है, तो उसमें आपकी फीस 80% तक की ऑफ हो जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने में बहुत आसानी जाती है। एक ही दिन के अंदर एप्लीकेशन के थ्रू, फोन एप्स के थ्रू आप अपना सारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं टू द स्टार्टअप, और ये आया कब था, 15 अगस्त 2015। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ कंप्लेंट्स हो, सजेशंस हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।